मैं डॉक्टर कल्पना झा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स गर्ल्स कॉलेज देवेंद्र नगर, रायपुर। आज मैं आप लोग के सामने बीए पार्ट 1 एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और बीएससी होम साइंस पार्ट 2 कम्युनिटी न्यूट्रिशन एंड अप्लाइड लाइफ साइंस के यूनिट 3 का डाइजेस्टिव सिस्टम चर्चा करूंगी। आप सभी जानते हैं आप सभी जानते हैं कि भोजन जो है हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। भोजन के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। जब हम भोजन करते हैं तो उससे हमें ऊर्जा मिलती है, हमारे शरीर को बल मिलता है। भोजन जब हमारे शरीर में जाता है तो वह पाचन क्रिया के द्वारा हमारे शरीर में उपयोग किया जाता है, उससे हमें ऊर्जा मिलती है। तो भोजन का जो पाचन होता है उसके द्वारा बहुत सारे उसमें अंग इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं डाइजेस्टिव ऑर्गन। और ये सारे ऑर्गन्स जब मिल जाते हैं तो बनता है डाइजेस्टिव सिस्टम। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जानकारी आपको प्रदान करूंगी। तो पाचन क्या होता है? वास्तव में पाचन का क्या मतलब है कि जो जटिल कार्बनिक पदार्थ रहते हैं उनको सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल दिया जाता है। पाचन दो प्रकार का होता है, पहला है इंट्रासेल्युलर और दूसरा है एक्स्ट्रासेल्युलर। इंट्रासेल्युलर मतलब जब पाचन की क्रिया कोशिकाओं के अंदर होती है। यह सामान्यतः निम्न श्रेणी के जीवों में संपन्न की जाती है। दूसरा होता है बाह्य कोशिक डाइजेशन या एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन। यह पाचन प्रक्रिया कोशिका के बाहर होती है। यह उच्च श्रेणी के जीवों में संपन्न कराई जाती है। कुछ जीवों में दोनों प्रकार के डाइजेशन पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, यदि हम उसका अध्ययन करना चाहते हैं तो देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में दो पार्ट होते हैं। एक दिख रहा है आपको सामने आहार नाल और दूसरा दिख रहा है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। आहार नाल जिसे एलिमेंट्री कैनाल भी कहा जाता है, इसके अंग होते हैं बहुत सारे, जैसे माउथ, बकल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ये सभी ऑर्गन्स आहार नाल के अंतर्गत। उसके बाद होती है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स सहायक होती है, जैसे लिवर और अग्नाशय। इसके अलावा सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, बहुत सारी और ग्लैंड्स होती हैं जिसका वर्णन हम आगे बताएं। अब हम स्टार्ट करते हैं आहार नाल से। सबसे पहले है मुख और मुख गुहा। मुंह, जो आप देखते हैं कि हमारा मुंह जो है दोनों होठों से घिरा हुआ रहता है, चिपका, उसको हम लोग बंद करते हैं। और जिसका जो खुलता है जब मुंह, तो वह मुख गुहिका में खुलता है और होंठ के ऑर्बिक्यूलस और इस पेशियों के द्वारा यह बंद होता जाता है। मुख गुहिका जो रहती है, जब हम उसको खोलते हैं तो आप देखते हैं उसके अंदर दो प्रकार की तालू या प्लेट्स पाई जाती है, जिसको हार्ड और सॉफ्ट प्लेट कहा जाता है। इसके अलावा गला पोर्शन रहता है और हमारा जो मुंह गुहा है वह गाल के पेशियों से घिरा रहता है, इसलिए हमको वो गाल वाला हिस्सा दिखाई देता है। इसके अलावा मुंह के अंदर दांत और जीभ स्थित होती है। दांत जो है, हमारे पास में चार प्रकार के दांत पाए जाते हैं मनुष्यों में, इंसाइजर्स, केनियन, प्रीमोलर और मोलर। ये जो चारों दांत हैं, इनकी पंक्तियां हमारे ऊपर और निचले जबड़े में 16-16 होती है। जो सामने के दांत होते हैं, जिन्हें इंसाइजर कहा जाता है, यह काटने के काम आता है, कोई भी चीज को काटने के काम आता है। कैनियन भी काटने में यूज होता है। प्रीमोलर और मोलर जो रहता है वह चबाने में या किसी पेस्ट बनाने में, या बोल सकते हैं कि किसी भी बड़े टुकड़े को छोटे टुकड़े करने में काम में लिया जाता है। पूरे जीवन काल में हमारे पास दो तरह के दांत आते हैं। पहला आता है टेम्पररी टीथ, जिसको हम लोग दूध के दांत बोलते हैं। यह बचपन में 4-6 महीने से आना चालू होता है और इस करीब करीब 5 साल की उम्र तक के यह एक एक करके इसका रिप्लेसमेंट होता है, दांत टूटता है, उसके जगह पर परमानेंट टीथ आने लग जाते हैं। तो दांत जो है वो दो प्रकार के दांत आते हैं हमारे पास, एक होता है टेम्पररी टीथ और दूसरा रहता है परमानेंट टीथ। उसके बाद हम देखते हैं मुंह के अंदर हमारे को दिखाई देती है जीभ।
जीभ जो है वो एक मांसल रचना है, काफी मोटी सी दिखाई देती है, जिसमें पेशी संरचना होती है। और जीभ को सेंसरी ऑर्गन्स भी कहा जाता है, ज्ञानेंद्रियों के अंतर्गत इसको लिया जाता है। इससे हमको स्वाद का पता लगता है। स्वाद का पता कैसे लगता है? आप जीभ यदि खोल के देखते हैं तो उसमें आपको बहुत छोटे छोटे से दाने समान रचनाएं दिखाई देती है, जिसको टेस्ट बर्ड्स कहा जाता है। ये टेस्ट बर्ड्स जो रहती है, ये शेप जो रहता है इसका अलग अलग रहता है, जैसे फिल्लीफॉर्म पेपिला, पॉलिएट पेपिला, फंजीफॉर्म पेपिला, बैलेट पेपिला। ये जो टेस्ट बर्ड्स रहती है, ये पूरे जीभ में आप देखेंगे वी शेप में ऐसा अलग अलग किनारे पे जमी हुई रहती है। जीभ का पिछला हिस्सा हॉयड बोन से जुड़ा रहता है और बाकी सामने के तीनों हिस्से खुले रहते हैं, जिसके कारण हमारी जीभ जो है वह मुंह में चारों तरफ घूम पाती है, हम उसको मूव कर सकते हैं कहीं पर भी। और जीभ के द्वारा हमारे पास बहुत सारे काम हम लोग जीभ के द्वारा करते हैं। जैसे जब हम भोजन को खाना जब हम खाते हैं, माउथ में लेते हैं, तो जीभ के द्वारा हमारा जो कौर है वो आगे पीछे जाता है। जीभ के द्वारा हमारे भोजन को हम ग्रसनी तक के भेजते हैं। जीभ के द्वारा जब हम बोलते हैं तो जीभ हमारी बहुत हेल्प करती है। इसके अलावा जीभ के द्वारा हमें स्वाद का ज्ञान होता है कि खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, क्या है। उसके अलावा हमें इसके टेक्सचर का भी पता चलता है कि कोई पदार्थ कड़ा है, नरम है। तो जीभ हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होती है और वो बहुत सारी चीजों का ज्ञान हमें देती है। उसके बाद आती है ग्रसनी। ग्रसनी जो रहती है यह श्वास मार्ग और पाचन मार्ग दोनों के लिए कॉमन होती है, वहां से उभयनिष्ठ है। और ग्रसनी को 3 भागों में बांटा गया है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स। ये आप देख रहे हैं, यहाँ एक डायग्राम दिया गया है, तीनों में उसकी जगह बताई गई है। नेजोफेरिंग्स ग्रीनिश टाइप का कलर दिख रहा है, ओरोफेरिंग्स येलोइश दिख रहा है, और इस तरीके से आगे ये ग्रसनी रहती है। ग्रसनी के बाद आती है हमारे पास ईसोफेगस। ईसोफेगस जो रहता है, यह ग्रसनी और अमाशय जो स्टमक है, इन दोनों के बीच इसको वह जोड़ने का काम करता है और डायफ्राम को क्रॉस करते हुए ये अमाशय में खुलता है। इसमें पैलेस्टेटिक मूवमेंट के द्वारा जो है भोजन, पैलेस्टेटिक मूवमेंट मतलब पहले सिकुड़ना फिर फैलना, सिकुड़ना फिर फैलना, इस तरीके से भोजन जो है वो कौर उसका जो है वह धीरे धीरे करके हमारे ग्रसनी से या ईसोफेगस से स्टमक तक के पहुंचाया जाता है। अब इसके बाद आता है स्टमक। स्टमक जो है हमारे शरीर में बाईं तरफ स्थित होता है। इसके 3 भाग होते हैं, कार्डियक, बॉडी और पाइलोरिक। इस अमाशय में बहुत से गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती है। अमाशय जे अक्षर के समान, जो इंग्लिश का जे अक्षर रहता है उसके समान दिखाई देता है और यह आहार नाल का सबसे अधिक फैला हुआ भाग होता है। एक थैली के समान रहता है और इसकी दीवारें काफी मोटी होती है। इसके अग्रभाग और पश्चभाग, मतलब जहां से अमाशय शुरू होता है और जहां पर अमाशय खत्म होता है, दोनों भाग में एक एक ऑरिफिस पाया जाता है या स्फिंक्टर जैसे रहता है, जिसको पहले द्वार को कार्डियक ऑरिफिस कहा जाता है, दूसरे को पाइलोरिक ऑरिफिस कहा जाता है। और कार्डियक ऑरिफिस से भोजन अंदर आता है और पाइलोरिक भाग से भोजन बाहर निकलता है। जब अमाशय की आंतरिक रचना देखी जाती है तो इसके 3 लेयर्स होते हैं। सबसे बाहरी जो परत रहती है, पहली परत, जिसको सरोसा परत कहते हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। दूसरी लेयर जो मसल्स से बनती है, मांसपेशियों की बनी रहती है, इसमें फैलने और सिकुड़ने का भी गुण बहुत अच्छा पाया जाता है, इसलिए हम ज्यादा भी खा लेते हैं तो हमारा पेट बड़ा सा हो जाता है और फिर सिकुड़ जाता है। उसके बाद तीसरी लेयर होती है जो कि म्यूकस लेयर कहलाती है। यह म्यूकस मेम्ब्रेन की बनी होती है और इसी लेयर के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वो स्थित रहती हैं और गैस्ट्रिक जूसेस है, HCl है और जो भी एंजाइम्स अगर इसमें से निकलते हैं वो यहीं से हमारे पास में पेट में आने लग जाते हैं। अब अमाशय क्या काम करता है? अमाशय हमारा मुख्यतः, ऐसे तो अमाशय के बहुत से काम होते हैं, लेकिन मुख्यतः अमाशय 3 काम करता है। पहला, यह टेम्पररी स्टोरेज का काम करता है। स्टोरेज मतलब किसी भी चीज को इकट्ठा करके रखना। जब हम भोजन करते हैं तो हमारे माउथ से निकल करके भोजन धीरे धीरे करके अमाशय में जमा होने लग जाता है और इसोफेगस से स्टमक में आ जाता है और करीब करीब 2 घंटे या उससे ज्यादा, ये टाइप ऑफ फूड पर डिपेंड करता है कि हमारा भोजन अमाशय में कितने देर रुकता है। तो ये स्टोरेज का काम करता है पहला। दूसरा काम करता है मिक्सिंग करना और ब्रेक डाउन करना। यहाँ पर चूंकि बहुत सारे
मतलब ये क्या करता है, अमाशय फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का काम करना, मिक्स करने का काम करना, इस तरीके के काम करने लग जाता है। तीसरा जो काम करता है, इसमें बहुत से एंजाइम्स रहते हैं, जूसेस पाए जाते हैं, एचसीएल पाए जाते हैं, ये सारे जो है ये फूड को डाइजेस्ट करते हैं। यहाँ पर फूड का डाइजेशन काफी कुछ हो जाता है और फूड जो है अपने सिंपल फॉर्म में काफी हद तक के कन्वर्ट होने लग जाता है। उसके बाद फूड पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो रहती है वो एक लंबी सक्रिय नलिकाकार रचना होती है। इसके 3 पार्ट होते हैं, पहला है ड्यूडेनम, दूसरा है जेजुनम और तीसरा है इलियम। ड्यूडेनम का जो पोर्शन रहता है वह स्टमक के आखिरी वाले पोर्शन से पाइलोरिक एंड से जुड़ा हुआ रहता है और ड्यूडेनम में ही लिवर से आने वाली जो बाइल डक है वह भी यहाँ पर एंटर करती है, जिससे बाइल जूसेस जो है वह ड्यूडेनम तक पहुंचता है और इससे आगे डाइजेशन में और बाकी चीजों में इससे हेल्प होती है। दूसरा पोर्शन होता है जेजुनम। ये जेजुनम जो है यह मतलब यह सबसे बड़ा पोर्शन होता है और यहाँ पर मैक्सिमम फूड का डाइजेशन होने लग जाता है। तो यहाँ पर फूड का डाइजेशन होता है। तीसरी हिस्सा आता है जो कि इलियम कहा जाता है इसको, और ये इलियम वाला हिस्सा जो रहता है यह लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ रहता है। इलियम वाले हिस्से में भोजन पदार्थों का जो हमने डाइजेस्ट किया है, बहुत सारे भोज्य पदार्थों का यहाँ पर अवशोषण चालू हो जाता है। उसके बाद आती है बड़ी आंत, जिसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन जो है यह छोटी आंत से बड़ा होने के कारण इसको बड़ी आंत कहते हैं और इसका जो डायमीटर होता है वो 4 to 6 सेंटीमीटर होता है। इसके 3 भाग होते हैं, सीकम, कोलेन और रेक्टम। ये 3 पोर्शन इसमें रहते हैं। सीकम वाला जो पोर्शन है यह छोटी आंत के इलियम वाले पोर्शन में खुलता है, इसमें कोई पाचन नहीं होता है। लेकिन जो पशु रहते हैं उनमें सेलुलोज का पाचन, यहाँ सेलुलोज का पाचन करने वाले एंजाइम इस वाले पोर्शन में पाए जाते हैं। आपको मालूम है कि मनुष्यों में सेलुलोज का पाचन करने वाले एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद इसमें यहाँ पर उंगली नुमा, जो आप उंगली नुमा रचनाएं दिखाई देती है, जो कि जिसको बोला जाता है अपेंडिक्स, ये हमारे लिए कोई काम का नहीं रहता है। कई बार इसको काट करके निकाला भी जाता है कंडीशन के अकॉर्डिंगली, तो ये एक उभार पाया जाता है। दूसरा होता है कोलेन वाला भाग। कोलेन वाला भाग जो है लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा भाग होता है। इसके 4 मतलब भाग किए गए हैं। पहला असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन और सिग्मोइड। आप देखेंगे जो आपको मैंने बताया है, असेंडिंग कोलन देखिए ऊपर जा रहा है, फिर ट्रांसवर्स है, फिर वहां से डिसेंडिंग है और उसके बाद सिग्मोइड कोलन वाला हिस्सा रहता है। तो इस तरीके से जो बड़ी आंत है हमारी वो इस प्रकार से रचना में रहती है। और अपेंडिक्स भी आपको यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है। सीकम के पास देखिए एक बड़ी सी पूछ सी उंगली समान रचना निकली हुई है, जिसको अपेंडिक्स कहा जाता है। फिर सबसे लास्ट में होता है हमारे रेक्टम। रेक्टम जो है यह मलाशय में खुलता है, जिसमें मल एकत्र होता है और इसका अंतिम भाग एनस, एनल कैनाल कहलाता है। ये एनस के पास खुलता है, जिससे हमारा जो रफे वेस्ट मटेरियल है वह शरीर के बाहर भेजा जाता है। उसके बाद एक होता है एनस, यह एक छिद्र रहता है जिसके द्वारा मल को त्यागा जाता है या मसल्स के द्वारा, अवरोधनी पेशियों के द्वारा होता है, जिसमें उसमें बंद होने और खुलने की नियंत्रण रहता है। इसमें भीतर की तरफ अनैच्छिक इनवॉलेंट्री और बाहर की तरफ वॉलेंट्री इंस्फिंक्टर रहता है। इसके अलावा जैसे ये पूरा जो पोर्शन है ये हमारे आहार नाल का था। अब हम देखते हैं कि जो एसेसरीज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स रहती हैं जो कि पाचन में हमको सहायता देती हैं, ये कौन कौन सी है। इसमें सबसे पहला है सेलेवरी ग्लैंड्स रहती है। सेलेवरी ग्लैंड जो रहती है ये हमारे मुख गुहा में रहती है। यहाँ पर इसकी उत्पत्ति एक्टोडर्म से होती है और ह्यूमन में इनकी संख्या 3 जोड़ी रहती है। सबसे पहली रहती है जिसको पैरोटिड ग्लैंड बोलते हैं, ये कान के आगे की तरफ, देखिए डायग्राम में भी आप देखिए कान के दोनों तरफ कान के पास में रहेगी, मतलब एक जोड़ा। दूसरी रहती है सब मैंडिबुलर, ये हमारे जबड़े के नीचे रहती है, यह भी जोड़े में रहती है, एक इधर एक उधर। तीसरी रहती है सबलिंगुअल, ये जो है यह जीभ के नीचे रहती है और इनके द्वारा लार का उत्पादन किया जाता है। लार जो है लार ग्रंथियों के द्वारा करीब करीब 1 से 1.5 लीटर सलाइवा रोज उत्पादित
होता है। लार में सलाइवा होता है। सलाइवा में एक रस है सलाइवा, जिसका पीएच 6 to 7 होता है। लार में पानी, लवण, श्लेष्मा, म्यूसिन, लाइसोजाइम, टाइलिन पाए जाते हैं। ये जो टाइलिन रहता है, यह स्टार्च का पाचन करता है। मतलब हमारा जो पाचन की क्रिया रहती है, यह लार ग्रंथि से ही चालू हो जाती है। मतलब माउथ से हमारे फूड का डाइजेशन चालू हो जाता है, यह स्टार्च पर क्रिया करता है। उसके बाद दूसरी आती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है, यह जो हमारा स्टमक था, स्टमक के वॉल में पाई जाती है। इसमें जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, गॉबलेट सेल्स पाई जाती है, जो म्यूकस का स्त्रवण करती है, और यह अमाशय की भित्ति को HCl से बचाता है। ये HCl जो है, नहीं तो हमारे अमाशय को भी छिद्र करने लग जाएगा। इसलिए ये म्यूकस जो है, यह प्रोटेक्शन का काम करता है, बफरिंग एक्शन की तरह कार्य करता है। दूसरा रहती है अम्लजन कोशिका। ये केवल फंडस वाले भाग में, बीच वाले हिस्से में रहती है, इससे HCl निकलता है। तीसरा रहता है मुख्य कोशिकाएं। ये कोशिकाएं डाइजेस्टिव निष्क्रिय पाचन एंजाइम का स्त्रवण करती है, जिसे जाइमोजेंस कहते हैं, जैसे पेप्सिन और रेनिन। इस प्रकार से गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलती हैं। आप देखिए यहाँ पर एक डायग्राम आपको दिया है मैंने, सेल टाइप, कौन कौन से इससे आपकी कौन कौन से जूसेस निकलते हैं, ये आपको बताया गया है। जो मेन हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में से HCl निकलता है, ये HCl बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य हमारे पाचन में करता है। जो भोजन में पाए जाने वाले कीटाणु हैं, उनको मार देता है ये। दूसरा, भोजन को सड़ने से बचा देता है। उसके अलावा जो निष्क्रिय एंजाइम हमारे पास थे, उन एंजाइम्स को, जैसे पेप्सिन और रेनिन हमारे पास जो निष्क्रिय एंजाइम थे, HCl उनको क्या करता है, सक्रिय रूप, जैसे पेप्सिनोजन को सक्रिय रूप पेप्सिन में बदल देता है। और जब फूड जो रहता है, जब अर्ध पच जाता है, मतलब आधा पचा हुआ भोजन रहता है, उसे हम काइम कहते हैं। उसके बाद आता है हमारे लिवर। लिवर जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसकी उत्पत्ति एंडोडर्म से होती है। लिवर का वयस्क मनुष्य में भार जो है, वह करीब 1.2 से 1.5 किलोग्राम होता है। यह सबसे बड़ी ग्रंथि हमारे शरीर में है। आप जैसे डायग्राम में देख रहे हैं, यदि स्ट्रक्चर हम देखते हैं, आपको दो जगह दिखाई दे रही है, एक लेफ्ट लोब और एक राइट लोब। दो पोर्शन में यह रहता है लोब्स के रूप में, और इसमें हेपेटिक लोब्स रहते हैं, इसको हेपेटिक लोब कहा जाता है। इसकी संरचनात्मक और कार्यात्मक यूनिट जो रहती है, इसमें हेपेटिक लोब जो है, इसकी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। प्रत्येक कनेक्टिव टिश्यू की एक पतली लेयर परत से ढकी रहती है, जिसे ग्लिंसिस कैप्सूल कहा जाता है। यकृत की कोशिकाओं से बाइल का स्त्राव होता है, जो यकृत नलिका से होते हुए पित्ताशय में जमा होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक नीचे छोटा सा गॉल ब्लैडर दिखाया गया है, उसमें यह जमा होने लग जाता है। अब हम देखते हैं गॉल ब्लैडर के बारे में। गॉल ब्लैडर जो है, एक हरे रंग की थैली दिखाई दे रही है आपको, लीवर के बीच में सामने दिखाई दे रही है। यह यकृत में पाई जाती है। इसमें बाइल जमा होता है, और यह बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होता है। बाइल जो है, इसका स्रवण गॉल ब्लैडर ही करता है। बाइल डक जो रहती है, पित्ताशय की नलिका जो रहती है, वो हिपैटिक डक से मिलकर के एक कॉमन बाइल डक बनाती है, और ये जो है, यह सीधे जाकर के ड्यूडिनम के पोर्शन पर खुलती है। जो बाइल जूसेस रहते हैं, यह हरे और पीले रंग के द्रव होते हैं। इसमें कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होता, यह वसा के इमल्सिफिकेशन में काम करता है। बाइल में कुछ रसायन पाए जाते हैं, कुछ केमिकल्स पाए जाते हैं, जैसे इनऑर्गेनिक साल्ट्स पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक साल्ट्स पाए जाते हैं, बाइल पिगमेंट्स पाए जाते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन पाया जाता है। उसके अलावा फैटी सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि, फास्फोलिपिड्स इत्यादि इसमें पाए जाते हैं। उसके बाद है पेनक्रियास। पेनक्रियास जो है एक पत्ती के आकार का सामान दिखाई देता है, सी के आकार के भाग में स्थित रहता है। इसका अंतिम सिरा जो है, वो स्प्लीन को छूता है, और ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ग्रंथियों की तरह कार्य करता है, इसलिए इसको मिक्स ग्लैंड कहा जाता है। यकृत के बाद दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि यही रहती है। इसके द्वारा एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के रूप में पेनक्रियाटिक जूसेस का स्त्राव होता है। पेनक्रियाटिक जूसेस जो रहते हैं, यह
एल्कलाइन क्षारीय होते हैं और रंगहीन होते हैं। इनका पीएच 7.5 से 8.5 होता है। इसमें बहुत से एंजाइम्स पाए जाते हैं, जैसे पैनक्रियाटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, लाइपेजेस एंजाइम पाए जाते हैं। उसके अलावा न्यूक्लियेजेस, न्यूक्लिक अम्ल का पाचन करने वाले एंजाइम्स पाए जाते हैं। मतलब इसमें प्रोटीन को पचाने वाला, लिपिड को पचाने वाला, न्यूक्लिक एसिड को पचाने वाले बहुत से एंजाइम्स में पाए जाते हैं। फिर होती है इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ये छोटी आंत के भित्ति के म्यूकोसा झिल्ली में गॉबलेट और ब्रश बॉर्डर की कोशिकाओं में पाई जाती है। इसके द्वारा इंटेस्टाइनल जूसेस स्रावित होता है। इंटेस्टाइनल जूसेस में कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं, जैसे आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, गॉबलेट सेल्स है। ये सारे जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स रहते हैं, यह सिक्रीशन भी करते हैं, साथ ही साथ में यह एब्जॉर्प्शन का भी कुछ काम करते हैं। तो पहले एंजाइम्स देखिए इसमें। सबसे पहले है इसमें प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम, जैसे पेप्टिडेजेस, अमीनो पेप्टिडेजेस, कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले एमाइलेज, माल्टेज, लैक्टेज, इन्वर्टेज इत्यादि पाए जाते हैं। तो वसा को पचाने के लिए लाइपेजेस पाए जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड के पाचन के लिए न्यूक्लियोटाइडेज, और ये सारी चीजें इसमें पाई जाती हैं। ये इसमें बहुत से एंजाइम्स रहते हैं। अब हम देखते हैं कि जब सारी चीजें हो गई तो हमारा डाइजेशन कैसे होता है। डाइजेशन के लिए 5 प्रोसेसेस काम में ली जाती है। सबसे पहला इंजेक्शन, मतलब फूड को लेना। सबसे पहले हम फूड लेते हैं। दूसरा होता है जो फूड, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस है, उसको स्मॉलर सॉल्युबल फूड सब्सटेंसेस में बदला जाता है, जिस चीज को हम डाइजेशन। जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो यह हमारे बॉडी के सेल के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, जिसको एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। जो एब्जॉर्ब फूड है वह हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है और नए चीजों को बनाने में हेल्प करता है। इसको बोला जाता है एसिमिलेशन। उसके बाद जो रफेज बचता है, जो हमारे बॉडी के लिए कोई काम का नहीं रहता, अनडाइजेस्टेड फूड रहता है, उसको हम बाहर निकाल दिए जाते हैं, रिमूवल कर देते हैं, शरीर के बाहर भेज दिया जाता है। अब ये मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन की मैकेनिज्म क्या है कि हमारा फूड का जो डाइजेशन है वो माउथ से चालू होता है। जैसे आपको बताया मैंने कि जो सलाइवा है उसमें टाइलिन नाम का एंजाइम होता है, जो कि स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट कर देता है। सबसे पहले मुख गुहा में होता है, फिर वहां से स्टमक में आता है। तो स्टमक में पाए जाने वाले जूसेस जो है, HCl है, पेप्सिन है, रेनिन है, ये सारी चीजें फूड को डाइजेस्ट करती है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आता है, वहां पर बहुत सारे जितने भी डाइजेस्ट नहीं हुए हैं फूड, क्योंकि इंटेस्टाइनल जूसेस में प्रोटीन को पचाने वाला, लिपिड को पचाने वाला, कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाला एंजाइम उपस्थित रहता है, तो वह उस फूड को अच्छे से डाइजेस्ट कर देता है और बहुत ही सरल कार्बनिक इकाइयों में बदल देता है। उसके बाद बड़ी आंत में जब फूड जाता है, वहां पर कोई भी पाचन की प्रक्रिया नहीं होती। दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन। जब भोजन पच जाता है तो एब्जॉर्प्शन होता है। आपको मालूम है कि जो हमारी इंटेस्टाइन है उसमें उंगली नुमा उभार पाए जाते हैं, जिनको विलाई या अंकुर कहा जाता है। ये जो अंकुर रहते हैं, यह पाचित जो भोजन है, हमारा डाइजेस्टेड फूड है, उसका अवशोषण करते हैं। ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फैटी एसिड्स, एमिनो एसिड्स, इन सब का जो एब्जॉर्प्शन है वह एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा होता है। फ्रुक्टोज का अवशोषण फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के द्वारा होता है। ये सारे जब फूड है, जब अवशोषित कर लिए जाते हैं तो इनको ब्लड के द्वारा भेज दिया जाता है, और ब्लड के द्वारा ये डिफरेंट पोर्शन में जाते हैं, जबकि वसा और वसा में घुलनशील विटामिनों को लिम्फ में पहुंचा दिया। तो इस तरीके से हमारा जो फूड है डाइजेस्ट होकर के, एब्जॉर्ब होकर के हमारे ब्लड सर्कुलेशन में एंटर करता है। उसके बाद होता है एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन में जो पचाया हुआ फूड है उसको, भोजन को शरीर के सभी अंगों तक के भेजा जाता है, ताकि सारी कोशिकाओं को भोजन मिल सके और ऊर्जा प्राप्त हो सके। शरीर की कोशिकाएं जो है वह भोजन को एक्सेप्ट करती हैं और वहां से वह ऊर्जा प्रदान करने का काम करती है। इसके अलावा शरीर का वृद्धि और विकास, मरम्मत, क्योंकि टूट फूट कोशिकाओं की लगातार चलती रहती है, तो ये सारी क्रियाएं एसिमिलेशन के द्वारा किया जाता है। मतलब जब फूड हमारे एसिमिलेट हो जाता है तो यह किया जाता है। इसके अलावा
जब भोजन में जब हमारा ये क्रिया हो जाती है, जो ऊर्जा प्रदान करना है या ऐसी मरम्मत करना है, उसके बाद जो फूड मटेरियल हमारे पास बच जाता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट बचा या प्रोटीन बचा, ये सब के सब कार्बोहाइड्रेट के रूप में हमारे बॉडी में, लिवर में जाकर के जमा होते हैं ग्लाइकोजन के फॉर्म। जो भी ग्लूकोज है या जो भी एक्स्ट्रा ये है, वह हमारे पास ग्लाइकोजन के रूप में जमा हो जाते हैं, और जब भी हमको आवश्यकता पड़ती है शरीर को इसकी, तो यह ग्लाइकोजन पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित होकर के हमें ऊर्जा प्रदान करता है। उसके बाद होता है कि जो हमने भोजन जो खा लिया है और जो हिस्सा हमारे शरीर में पचा नहीं है, अपचा भोजन है, जो छोटी आंत ने अवशोषित नहीं किया है, बड़ी आंत से भी वह अनअवशोषित जो भोजन रहता है, अपचा भोजन और अनअवशोषित भोजन जो है वो बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत में जब ये जाता है तो वहां पर इससे बहुत सारे पानी को अवशोषित कर लिया जाता है, और उस जो मटेरियल है उसको ठोस बना दिया जाता है। और यह जो लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे आखिरी पोर्शन है, जिसे रेक्टम कहते हैं, वहां पर ये जो है भोजन, जो अनपचा भोजन या जो ऐसा भोजन है जो अवशोषित कर लिया गया है, जिसके सारे एक्सट्रैक्ट को निकाल लिया गया है, उसको रेक्टम में भेज देते हैं। रेक्टम में यह भोजन कुछ समय के लिए रखा जाता है। वहां पर बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं जो इस पर क्रिया करते हैं, और अंत में यह फूड जो है, जो फेकल मटेरियल है, यह गुदा के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। थैंक यू।